ओके, सो आज का जो हमारा पार्ट है, दिस इज़ वेपर अब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। बेसिकली जो हम ये अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक सॉर्ट ऑफ लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट है या फंडामेंटल्स हैं टूवर्ड्स द फैब्रिकेशन ऑफ थिन फिल्म्स। ठीक है, जितनी थिन फिल्म्स आप फैब्रिकेट करेंगे डिफरेंट मेथड से, वेपर डेपोजिशन है मेथड से या इंटरकलेशन से। अभी मैं एक क्वेश्चन किसी ने रेज किया है कि व्हाट इज इंटरकलेशन, तो वी विल डिस्कस दैट प्रोसेस एज वेल। सो जनरली कोई भी चीज़ जब आप कोई फिल्म बनाने लगेंगे तो किसी सॉलिड सरफेस पे जब कोई चीज़ जाकर अटैच होगी, राइट, तो या किसी सॉलिड चीज़ के साथ किसी वेपर का इंटरेक्शन होगा, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या अब्जॉर्प्शन हो सकती है या एड्जॉर्प्शन हो सकती है। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और जो आयोपिक डेफिनेशन है अब्जॉर्प्शन की, वहाँ से हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो जो अब्जॉर्प्शन है, हम इसे कहते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक कंपोनेंट है या कोई भी कंपोनेंट है वो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस जो है वो आप लिथियम लैंथेनियम निकल के अलॉय में आप अब्सॉर्ब कराते हैं। अच्छा, ये जो लैंथेनियम निकल का ये अलॉय होता है, ये पोरस होता है, इनमें पोर्स होते हैं। अब बेसिकली हो गया क्या कि हाइड्रोजन गैस इज़ अ गैस, आप उसके ऊपर गैस को क्या करेंगे, वेपर्स यानी गैस को पास करेंगे या इसके ऊपर थ्रो करेंगे लैंथेनियम निकल के ऊपर। तो क्या होगा कि बेसिकली वो जो हाइड्रोजन है वो उसकी जो पोर्स हैं उसके अंदर जाकर अब्जॉर्ब हो जाएगा, विद इन द एंटायर स्ट्रक्चर चला जाएगा, और उसकी जो इंटरस्टाइसिस हैं या खाली जगह है उसके अंदर वो घुस जाएगा, वहाँ जाकर वो इंटरक्लेट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरक्लेशन, राइट। वो जहाँ वहाँ जाके इंटरक्लेट कर लेगा, उसकी स्ट्रक्चर में चला जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन जो है, दिस इज द प्रोसेस जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी भी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन किसी इंटरफेस के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर, वो क्या हो, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इस प्रोसेस को आप एड्जॉर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सरफेस है, उसके ऊपर आप वाटर मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब कराते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन वेपर्स की फॉर्म में कम होगी लेकिन सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगी। लुक एट दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, जब वेपर फॉर्म में होगा, गैशियस फॉर्म में पानी होगा, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो कंसंट्रेशन कम होगी। पर अगर वो एल्यूमिनियम की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो वहाँ उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड दिस एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, while absorption is not a surface phenomenon. अब बेसिकली जो absorption है, अब हम थोड़ा सा हम इनको डिफरेंस इनका चेक करते हैं। absorption जो है, अगर आप सॉलिड वेपर इंटरफेस की बात करें तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो वेपर मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट करेंगे और उसके अंदर जो उसकी वैकेंसीज या इंटरस्टाइसिस होंगी वो उनके अंदर पेनिट्रेट करके उसके अंदर इंटरेक्शन करेगा, यानी पूरी स्ट्रक्चर में चला जाएगा। जबकि एड्जॉर्प्शन ऐसा बिल्कुल वही चीज़ है सॉर्ट ऑफ, लेकिन ये सरफेस फिनोमेना है, राइट। और ये माइग्रेट नहीं करेगा, जो भी एड्जॉर्प्शन फिनोमेना में जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो सॉलिड के इंटीरियर में माइग्रेट नहीं करेंगे, राइट। सो आप ये यहाँ से इसको आप स्टडी कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इन अ हाई सरफेस एरिया सॉलिड्स जैसे कि एरोजेल्स हैं, राइट, इनका सरफेस एरिया 3000 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है, ठीक है। सच डिस्टिंक्शंस, ऐसी हाई सरफेस एरिया जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है समटाइम्स, ठीक है। सो ऐसे केस में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो जब आप अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो ये याद रखें कि कोई भी सरफेस डेपोजिशन प्रोसेस है वो हमेशा एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होता है। सो मॉलिक्यूल जो भी किसी सॉलिड के होंगे वो क्या सॉलिड की सरफेस के ऊपर
मॉलिक्यूल क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे, एंड दैट इज ड्यू टू मैनी रीजंस। अब क्वेश्चन ये है एज ए केमिस्ट कि इन मॉलिक्यूल, इन सॉलिड सरफेसेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब क्यों होंगे या गैस के मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब क्यों होंगे, तो अब्जॉर्प्शन क्यों होगी, एड्जॉर्प्शन क्यों होगी। देयर आर मल्टीपल रीजंस, राइट। और ये बहुत सारे रीजंस भी हैं और इनकी एक्सटेंट कि कितनी एड्जॉर्प्शन होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और इन फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स केमिस्ट कंट्रोल कर सकता है, कुछ चीज़ें केमिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं ज़रा इसके ऊपर आते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं जो उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कराती हैं या अब्जॉर्ब कराती हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी सॉलिड सरफेस पर अब्जॉर्ब होता है तो ये बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, बिकॉज इन दिस प्रोसेस केमिकल बॉन्ड इज एक्चुअली बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड वेपर फेज मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई बॉन्ड बन रहा है। ऐसा नहीं है कि बस वो सरफेस पे आके बैठ गया, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। अब दो तरह के बॉन्ड हो सकते हैं परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है या आपके पास क्या हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना नहीं होता? एड्जॉर्प्शन आप एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। Adsorption is a surface phenomena and absorption is basically an entire structural phenomena. तो आप ये ध्यान में रखें। Penetration. So तो जो सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ आकर एड्जॉर्ब हो रही है तो उसके लिए याद रखें कि दो तरह के इंटरेक्शंस हैं। वन इज कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर इज लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है। सो अगर कोई भी मॉलिक्यूल किसी सरफेस के ऊपर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड अटैच हो तो उसे कहते हैं कीमीजॉर्ब, और अगर कोई लैंडन डिस्पर्शन की प्रोसेस के थ्रू होता है इसे कहते हैं फिजिजॉर्ब। ठीक है। सो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरह से एक सरफेस को एब्जॉर्ब करा रही है और वो कितनी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है, वो हम डिटर्मिन करते हैं मोबिलिटी ऑफ एड्जॉर्ब एटम के ऊपर कि एड्जॉर्ब एटम कितना मूव कर रहा है, मोबिलिटी क्या है उसकी। ठीक है। और मोबिलिटी क्या करती है, वो इस चीज़ को इफेक्ट करती है कि वो इंटरकलेशन, वेपर डेपोजिशन, फिजिकल वेपर, केमिकल वेपर, इन सारे फैक्टर्स को कौन सी चीज़ इफेक्ट करेगी, एड्जॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है। सो यहाँ तक आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ एक बताता हूँ। हम जब कोई थिन फिल्म बनाते हैं ना तो वी मेक दैट थिन फिल्म ऑन ग्लास सबस्ट्रेट या किसी वुड पे या किसी भी चीज़ पे हम कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, थिन सी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जो ग्लास सरफेसेस हैं, से मैं ग्लास की एग्जांपल लेता हूँ, ग्लास सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है कि आप एक ग्लास उठाएं और उसे लैब में धो के रख दें, पानी से रिंस किया रख दिया। अब ग्लास होता है सिलिकेट का बना हुआ, ऐसे ही है ना। तो सिलिकेट में सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है। अब जहाँ सरफेस होती है ना उस सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में मौजूद होंगे, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो O नेगेटिव की फॉर्म में होंगे। अब वो O नेगेटिव स्टेबल नहीं है, दैट इज़ वाई वो क्या करेगा, वाटर कहीं इंटरेक्शन आया, वाटर आया, कोई डस्ट पार्टिकल आया, कोई ग्रीसी चीज़ आई, कोई किसी भी तरह का कोई भी मॉलिक्यूल एयर में मौजूद है ना, आपकी बहुत सारी डस्ट एंड पोल्यूटेड मॉलिक्यूल्स एंड एवरीथिंग, इंटरेक्शन सरफेसेस के साथ वगैरह वगैरह, तो वो क्या करेगा, वो फ़ौरन उसकी सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएगा, यानी उसके साथ बॉन्डिंग बना देगा ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का जो O है वो अगर वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो OH भी हो सकता है, यानी एसिड उसका H ले लेता है, OH की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या फिर वो क्या करेगा किसी ग्रीस के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा वगैरह वगैरह। तो अब जब आप कोई चीज़ उसके ऊपर अटैच करने लगेंगे, एड्जॉर्ब कराने लगेंगे, फिल्म बनाने लगेंगे, वो फिल्म नहीं बनेगी,
अगर वो बन भी गई ना तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, उतर जाएगी ऊपर से। ठीक है, टू डू दैट आपको करना क्या पड़ता है कि आपको सबसे पहले उसकी सरफेस को क्लीन करना पड़ता है किसी दूसरे अटैच्ड इम्प्योरिटी से, और उसकी जो सरफेस है उसके कहते हैं सरफेस एक्टिवेशन करनी पड़ती है। अब सरफेस एक्टिवेशन के कई तरीके हैं उस कई स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप ऐसा करें कि उसे डिटर्जेंट से धोएं, फिर उसके बाद उसको ड्राई करें, फिर आप उसे किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वॉश करें अच्छी खासी देर 10-15 मिनट्स, कि कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है वो उसमें चली जाए, सॉल्वेंट में चली जाए। ठीक है तो वगैरह वगैरह। उसके बाद आप उसे एट दी एंड हीट करें हाई टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री 150 डिग्री पे हीट करें। जब आप उसे हीट करेंगे कोई ऑर्गेनिक पार्ट, कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कुछ भी लगा होगा, वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएगा, ब्रेक होकर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली आपकी जो वो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। अब आपको उसे हाथ भी नहीं लगाना उसकी सरफेस को। इफ़ यू पिक इट बाय योर हैंड, तो ये होगा कि आपके हाथ के प्रिंट उस पर लग जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में क्या होता है, स्किन क्या होता है, इट इज एक्चुअली लिबरेटिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक फैटी एसिड्स एंड ऑयल्स एंड एटसेट्रा, तो वो उसकी सरफेस पे आपके फिंगरप्रिंट्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको आपने साफ करना है, तब एड्सॉर्प्शन फिनोमेना होगा ग्लास सरफेसेस के ऊपर। अब एड्सॉर्प्शन जो है ना उसे नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए दो तरह के आइसोथर्म डिस्कस किए जाते हैं। एक को कहते हैं लिंगमायर आइसोथर्म और दूसरे को कहते हैं ब्रानियर एमेट टेलर आइसोथर्म। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज़ मैं बताऊं यहाँ पे कि ये वाला जो आइसोथर्म है ना, ये इसको यूज़ किया जाता है एक मशीन के अंदर, और उस मशीन को ही कहते हैं बेट एनालिसिस। ठीक है, बर्नर में टेलर आप यहीं देखेंगे कहीं पे भी आपको बेट एनालिसिस मिलेगा। बेट जो एनालिसिस है वो नाइट्रोजन एड्सॉर्प्शन चेक करती है किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, सरफेस के ऊपर, और वहाँ से आपको बताता है कि उसके अंदर पोर्स कितने हैं, कोई पोरस सरफेसेस हैं। आप उसकी पोरेसिटी चेक करना चाहते हैं तो आप इस आइसोथर्म से उसकी पोरेसिटी चेक करते हैं, और वो नाइट्रोजन थ्रो करके चेक करता है। और कैसे करता है, थ्रू एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। इसी तरह जो आपका ये लिंगमायर आइसोथर्म है, ये भी आपको क्या बताता है कि एड्सॉर्प्शन कितनी हुई है। ठीक है, और मैं इसे अभी डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा, आप इसे ज़रा खुद से पढ़ेंगे एंड देन वी विल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मैं आपको इसके ऊपर बताऊँगा कि ये है क्या। तो इट इज़ लाइक दैट, इस तरह का होता है, सरफेस ऑक्यूपेशन है वगैरह वगैरह। तो ये है बंदा जिसको 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था, अर्विन लिंगमायर। इसे लिंगमायर आपको नाम आपने बहुत सारे सुने हुए हैं। ही वॉज द फर्स्ट नॉन एकेडमिक केमिस्ट जिसको 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था, सिर्फ आइसोथर्म यही डिस्कवर करने पे, इन्वेंट करने पे, मेथोडोलॉजी। इसके अलावा ही इज़ अ वेरी नाउन पर्सन। इसने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोमर, इन सारों का कॉन्सेप्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है। इस तरह इसने ऑक्टेट रूल भी इसी ने ही प्रपोज किया था। ठीक है, और ये जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, इसने इसको के ऑनर में, ही वाज अमेरिकन, तो इसके ऑनर में एक जर्नल भी स्टार्ट किया हुआ है। इस जर्नल इस लिंगमायर, आप देख सकते हैं आजकल। ठीक है, एटसेट्रा। सो दैट इज़ फॉर एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। आई थिंक यू ऑल are well familiar of this. Now let's talk about the film fabrication. अब आते हैं कि अगर हमें कोई कहे लेबॉर्ट्री में कि आप थिन फिल्म्स बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे और उसको किस तरह से, कौन कौन सी मेथडोलॉजी अप्लाई की जा सकती है और कैसे बनाई जा सकती है। सबसे अहम चीज़ ये याद रखें कोई भी जब थिन फिल्म आपको बनाने के लिए कही जाती है तो ये याद रखें कि उस पर्पसफुली उसकी कई सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 1, फिल्म हाई क्वालिटी हो। हाई क्वालिटी फिल्म का मतलब क्या है? 2-3 चीज़ें हैं, अगर वो हो तो वो हाई क्वालिटी फिल्म है। एक, वो यूनिफॉर्म हो, राइट,
सरफेस उसकी पूरी फिल्म यूनिफॉर्म फिल्म हो, एक कोने से दूसरे कोने तक जितनी थिकनेस हो वो यूनिफॉर्म हो। नंबर 2, उसकी जो सरफेस है वो भी यूनिफॉर्म हो, उसमें क्रैक्स ना हो। जितने ज़्यादा क्रैक्स होंगे उतना ही नॉन, आप क्या कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उतनी प्रॉब्लमेटिक होंगी, यानी उनमें उनमें इश्यूज आएंगे। नंबर 3, क्रिस्टलैनिटी उस फिल्म की बहुत हाई हो, इम्पॉर्फस सरफेस ना हो, क्रिस्टलाइन हो, ठीक है, एट्सेट्रा। सही। तो ये, और दूसरा वो फिल्म जो है वो अपनी सरफेस पे स्टिक अच्छी तरह रहे, वो उतरे ना, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब अगर हम कोई फिल्म ग्रो करना चाहते हैं तो देर आर 3 मेन इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द फैब्रिकेशन ऑफ फिल्म। फिल्म बनने के दौरान 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है न्यूक्लिएशन, यानी पहले आप बिल्कुल न्यूक्लियस स्टार्ट होगा जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगी। दूसरा स्टेप है क्रिस्टल ग्रोथ, और लास्ट स्टेप है ग्रेन ग्रोथ। अब ये सारी टर्म्स हम 1 बाय 1 जब देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि फिल्म ग्रो कैसे करती है। सो न्यूक्लिएशन जो है ना, इट इज़ द प्रोसेस जिसमें होता क्या है कि वेपर फेज मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस जो भी हैं वो एक दूसरे के करीब आकर कंडेंस होकर, क्योंकि वेपर में वो दूर दूर होते हैं, तो जब सॉलिड सरफेस पर आकर इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ कंडेंस होकर कोई एक छोटा सा यूनिट बना देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम इस वो जो छोटा सा कंडेंस यूनिट बन रहा है उसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लिएशन कह रहे हैं। उसके बाद वहाँ से ऑनवर्ड ग्रो स्टार्ट करेगी फिल्म, राइट। सो थ्योरी ऑफ न्यूक्लियाइजेशन और जो ग्रोथ है उससे हम कहते हैं बहुत अरसा लगा है टू बिकम अ मोर लाइक यू नो, उसको एक्सप्लेनेशन उसकी प्रॉपरली आते हुए। वी ऑल नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्रो लार्ज is dominated by a surface energy requirement। वो जो आपका न्यूक्लियस जनरेट हुआ है उसकी सरफेस एनर्जी कितनी है, that actually controls the growth of a film, right? So and the Gibbs free energy, that you all know that। So जो न्यूक्लियस बनता है वो एक सर्टेन साइज के बाद वो ग्रो होगा, पहले बहुत स्मॉल होगा फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा। एक सर्टेन साइज के बाद उसकी अगर ग्रोथ एक सर्टेन साइज से क्रॉस कर जाए तो जो सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं उस छोटे से न्यूक्लियस के, ठीक है, या न्यूक्लियाई के, वो लेस डोमिनेंट हो जाते हैं और कंडेंसेशन फेज कंटिन्यूज करता है ग्रो करना एंड विल बिकम अ लार्ज सरफेस्ड फिल्म, ठीक है। एंड आगे हम इसकी तरफ आएंगे कि सरफेस एनर्जी किस तरह से वो होती है। सॉरी फॉर दैट। सो न्यूक्लिएशन एनर्जी और ग्रोथ ऑफ फिल्म किसी भी सबस्ट्रेट पर, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। एंड इसकी वजह क्या है कि जो इंटरेक्शंस हैं न्यूक्लियस साइट्स के दरमियान और जो एटम्स या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होने आ रहे हैं उनके ऊपर, उनकी इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद उसके डिफेक्ट्स और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली न्यूक्लिएशन और ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो ये रैस एंड वेनेबल्स, ये 2 लोग थे, इन्होंने न्यूक्लिएशन और ग्रोथ मॉडल्स को, फ्लैट सरफेसेस को उन्होंने चेक किया और परफेक्ट्स एंड डिफेक्ट्स के साथ उनको स्टडी किया एंड दे डिटरमिन दैट कि बहुत सारे मॉडल्स एंड बहुत सारी फिल्म, बहुत सारे मेथडोलॉजीज अप्लाई किए, एट द एंड दे अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। इंडिविजुअल एटम मोशन जो होती है ना बेसिकली वो हो सकती है ऑन सर्फेसेस बट ऑन अ स्केल ऑफ एंगस्ट्रॉम एंड पिको सेकेंड्स ड्यूरेशन में, जबकि जो फिल्म्स जो होती हैं वो जो हम जब उन्हें प्रोड्यूस करते हैं ऑन माइक्रो स्केल्स इन माइक्रोमीटर स्केल,
ठीक है, इट टेक्स अबाउट आवर्स ग्रो करने में। फिल्म ग्रोथ जो होती है बेसिकली आप इसको अगर आप 3 मेन ग्रोथ टाइप्स हो सकती हैं किसी फिल्म ग्रोथ के दौरान। एक को कहते हैं फ्रैंक वेंडर, दूसरी टाइप है मैरी वेंडर, और तीसरी हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज वुल्मर वेबर एटसेट्रा। सो ईच लेयर अकॉर्डिंग टू दिस इन फ्रैंक वेंडर ये एक ही चीज़ है, फ्रैंक वेंडर मर्वी ग्रोथ टाइप। In this type, each layer is completed before the next layer is start. According to this, जो first type है growth की, उसमें होता है कि एक layer पहले बनेगी और उसके बाद दूसरी layer बनना शुरू होगी, right? जबकि दूसरा जो है in वुल्मर वेबर ग्रोथ टाइप, इसमें क्या होता है, पहले आइसलैंड्स बनते हैं सरफेस के ऊपर, छोटे छोटे आइसलैंड्स बनेंगे और वो आइसलैंड्स बनते बनते थिकर होते होते तो वो बड़े होकर पूरी फिल्म बना देंगे। तीसरी जो है वो स्ट्रास्की क्रास्टोव मॉडल, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अबव जो दोनों टाइप्स हैं उनका मिक्सचर, ठीक है। Initially complete layer grow subsequently, but then icelands begins to form, and then the combination of these two will grow simultaneously and you're going to get a smooth film. ये जो तीनों मॉडल्स हैं ये आगे हमें नज़र आएंगे, ठीक है। इन फ्रैंक वेंडर मैरी ग्रोथ मैकेनिज्म इजम्पशन जो इसके ऊपर ली गई थी वो ये थी कि एडसॉर्ब एटम्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर सबस्ट्रेट देन दे डू फॉर वन अनदर। अगर आपकी सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन वेपर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तब ये लेयर्स बनेंगी, पहले एक लेयर बनेगी फिर दूसरी लेयर बनेगी। अगर और उनकी आपस में इंट्रैक्शन वीक है, राइट, तब ये लेयर बहुत स्ट्रांग बने, तेजी से लेयर बनेगी फिर उसके बाद दूसरी लेयर आएगी, ठीक है। सो कंजर्वेटली आप कहते हैं जो वुल्मर वेबर ग्रोथ है इसमें हम कहते हैं व्हेन द इंटरेक्शन बिटवीन एब्जॉर्ब्ड एटम इज स्ट्रॉन्गर देन अट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्ब्ड एटम एंड सबस्ट्रेट। उसमें उलट है वुल्मर में, ठीक है, कि अगर आपके आपस में जो वेपर्स में एटम्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और सरफेस के साथ वीक इंटरेक्शन है, तब क्या होगा, आइसलैंड्स बनेंगी, राइट, और लेयर नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा, इट इज़ नॉट अट्रैक्शन ऑफ कोर्स, जो बेसिकली सिर्फ ये याद रखें कि सिर्फ अट्रैक्शन वो फिनोमेना नहीं है जो इसलिए इस चीज़ को बेसिकली वो कर रहा है, ठीक है, which drives these mechanisms. Basically it's a chemical bonding, और इस basis पे हम ये कह सकते हैं कि based on a chemical bonding we can possibly describe the mechanism कि what happens. Look at this, ये first model है, ये first growth का model है कि एक layer बनी फिर उसके बाद दूसरी लेयर बनी फिर तीसरी लेयर बनी। ये जो फर्स्ट लेयर बनी है ये उस वक्त पॉसिबल है जब वेपर्स के मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन वीक हो, लेकिन सरफेस के साथ जिसके ऊपर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। या फिर ऐसे आइसलैंड्स बन सकते हैं, पहले ये बने फिर ये बने फिर ये बने फिर बाद में बाकी बने। ऐसे केस में क्या होगा कि आपस में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है लेकिन सरफेस के साथ वीक है। जबकि तीसरा जो है वो ये कहता है ये दोनों इकट्ठे कंबाइन काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये उस वक्त कंबाइन काम करते हैं जब आप देखोगे कि ये मॉडल अप्लाई होगा फिर उसके बाद ये मॉडल अप्लाई होगा, ठीक। नाउ इट्स वेपर फेज इंटरेक्शंस की को हम ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं कि वो वेपर फेज इंटरेक्शंस मीन्स व्हाट। अब आपका में से बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम जो है वो इंटरकलेशन जो है, वेपर फेज इंटरकलेशन फिनोमेना, वो आपको यहाँ नजर आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वेपर फेज इंटरकलेशन। सो दैट वाज जो लास्ट टॉपिक था वो फिल्म फैब्रिकेशन की बेसिक्स और उनकी टर्म्स थी, ग्रोथ मैकेनिज्म था। सो वेपर फेज इंटरकलेशन जो है इसमें हम कहते हैं कि जो मोबाइल फेज होता है यानी वेपर फेज होता है वो जब किसी सॉलिड पर आकर स्ट्राइक करता है तो जो मोबाइल फेज होता है वो
वो क्या करता है, वो आकर किसी सर्टेन प्रेशर या टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के ऊपर वो एक सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है. ठीक है. So intercalation is basically a chemical interaction between host, that is a solid, and a guest, that is a migrating molecule or vapor. जो vapor phase में होगा वो guest है, और host क्या है आपके पास, solid है. ठीक है. और इस केस में जो interactions हैं वो that could be redox, acid base, ion exchange, etc. ऐसे बहुत सारी. ठीक है. एंड दीज इंटरेक्शंस, इंटरकलेशन जो हो रही है इसके नतीजे में, इट्स अ रिवर्सिबल इंसर्शन रिएक्शन है विद सम डिग्री ऑफ ऑर्डर इज प्रेजेंट विद इन द इंसर्टिंग स्पीशीज. राइट. इंटरकलेशन जो होती है इज रियरली क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में, बट ऑफन रिटेन सम डिग्री ऑफ पीरियोडिसिटी इन सम काइंड ऑफ मटेरियल्स. ठीक है. लुक एट दिस इज अ सॉलिड सरफेस. ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके जो सेफेरिकल से नज़र आ रहे हैं. एंड दिस इज एनालीन, दिस इज मोबाइल फेस. सो अगर आप इसे इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये इन दो लेयर्स के दरमियान आ जाएगा. तो ये क्या होगी, इंटरकलेशन हो गई है सॉलिड सर्फेसेस के साथ. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टैकिंग. और ये स्टैकिंग, ये एक यहाँ स्टैकिंग हुई, फिर ये लेयर आ गई, फिर इसके ऊपर और स्टैकिंग हुई, लेयर आई, स्टैकिंग हुई, लेयर आई. तो ये जो इंटीग्रेशन, ये स्टैकिंग है, ये ऑर्डर्ड भी हो सकती है और डिसऑर्डर्ड भी हो सकती है. सो आई विल गिव यू अ टास्क कि आप ये सारा मज़ीद आगे पढ़ें. बेसिक थिंग इज़ दैट जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हुई है, ये सारा आपने पढ़ना है. इंटरकलेशन फिनोमेनास एंड एवरीथिंग. दिस इज़ योर टास्क. नाउ let's talk about physical vapor deposition methodology. तो